आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, क्या क्या एक बार मुझे जल्दी से ब्रीफ आउट कर दो तो क्या क्या मैंने आपको बता दिया है। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ बता दिया है, न्यूटन सेकंड लॉ बता दिया है, थर्ड लॉ भी हो गया है ना। आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में तो नहीं बताया था अभी, क्या बोल रहे हो इसका मतलब नहीं बताया था। अरे टॉपिक नहीं पता तभी तो क्या सर बोल रहे हो, मैकेनिकल इक्वेशन बता दिया था। चलो ठीक है, आप पहले लिखो स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन, स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये मैं आपको कुछ जनरल स्टेप्स सिखा रहा हूं बेटा, जिनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है, इनके स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, क्या मैंने आपको पढ़ाया है बेटा सिस्टम क्या होता है? बोलो भाई, क्या मैंने आपको पढ़ाया है सिस्टम क्या होता है? यस, व्हाट इज सिस्टम? कलेक्शन ऑफ बॉडीज। व्हाट इज सिस्टम? कलेक्शन ऑफ बॉडीज। कैसी बॉडी? हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। रिवाइज करके नहीं आए हो क्या? कैसी बॉडी? हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। तो देखो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये होगा, डिसाइड द सिस्टम। सबसे पहला मैं बेसिकली, अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ, इसमें मैं स्पेशली आपको बता रहा हूं कि आप कौन सा लॉ लगाना चाहते हो। अगर आप क्या कौन सा लॉ लगाना चाहते हो? सेकंड लॉ लगाना चाहते हो। कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, अगर आप सेकंड लॉ लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? बोलो बेटा, यू हैव टू डिसाइड द सिस्टम। ध्यान से फिर समझ लो, मैं एक बार ब्रीफ आउट कर दे रहा हूं। व्हाट इज सिस्टम? कलेक्शन ऑफ बॉडीज हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। मैंने आपको ये बात पहले भी पढ़ा रखी है ना, रिवाइज किया करो पीरियोडिकली। व्हाट इज सिस्टम? कलेक्शन ऑफ बॉडीज हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। मैंने बताया है आप सिस्टम को चूज करने के लिए फ्री हो। सिस्टम के अंदर एक बॉडी भी हो सकती है, दो बॉडी भी हो सकती है, 10 बॉडी भी हो सकती है। अगर इस क्लासरूम में हर एक बच्चे की एक्सेलरेशन सेम है तो हम सबको क्या बन सकते हैं? एक सिस्टम बन सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी सबको सिस्टम ले सकते हो। तो व्हाट इज सिस्टम? कलेक्शन ऑफ बॉडीज हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपने एक्सक्यूज मी सिस्टम डिसाइड करना है, एंड यू आर फ्री टू चूज द सिस्टम। यू आर फ्री टू चूज नंबर ऑफ बॉडीज इन अ सिस्टम। बोलो, पहली बात क्लियर है? इसको यूज कैसे करना है वो भी आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स की हेल्प से। द सेकंड पार्ट इसके बाद क्या होगा? शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सेकंड पार्ट क्या करना है बेटा इसके बाद आपको? यू हैव टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब इसका क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द सिस्टम, फोर्सेस के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं। मान लो मैं एक सिस्टम हूं, ध्यान दो बेटा, लिखना बाद में। मैं एक सिस्टम हूं, मेरे को ये इधर 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है और इधर मुझे रिदम भी 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रही है। अगर मैं सिस्टम हूं और अच्छा ये दोनों भी मुझे भी खींच रहे हैं, मैं भी इनको खींच रहा हूं, कहानी चेंज कर देता हूं। ठीक है, इधर रस्सी लगी हुई है और इधर ये मुझे खींच रहा है और इधर रस्सी के साथ ये मुझे खींच रहे हैं। ये दोनों भी खींच रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं भाई लगाओ जोर, देख ले, मैं भी खींच रहा हूं जोर। मैं एक सिस्टम हूं, तुम दोनों जो लगा रहे हो मेरे ऊपर फोर्स, वो कौन सा फोर्स है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और मैं जो फोर्सेस तुम पे लगा के खींचने की कोशिश कर रहा हूं वो फोर्सेस क्या है? फोर्सेस एक्टेड बाय द सिस्टम। जब भी आप बॉडी पर फोर्स बनाओगे, यू विल ओनली शो द फोर्सेस एक्टिंग
ऑन द सिस्टम, यू विल नेवर शो द फोर्सेस एक्टिंग बाय द सिस्टम। तुम कभी भी सिस्टम से लगने वाली फोर्स कभी भी इक्वेशन में नहीं दिखाओगे, वरना कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। यू विल ऑलवेज शो द फोर्सेस एक्टिंग बाय द सिस्टम, है ना, लिखा नहीं है ऑन, बता दिया बाय द। यू विल ऑलवेज शो द फोर्सेस एक्टिंग। अभी क्या बोला तुम लोगों ने, कहां कॉन्सेंट्रेशन है भाई, किसके बारे में सोचे जा रहे हो? इतना अभी एग्जांपल दिया मैंने, यू विल ऑलवेज शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। आंखें लगे, गोलियां लगी हैं, लिखा है मैंने, बाद में मार्क भी कर दिया है। यू विल ऑलवेज शो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक और एग्जांपल ले लो, वो टग ऑफ वॉर समझते हो ना, मान लो अगर वो खेल रहे हैं, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ तुम हो सारे, और मैंने रस्सी एक तरफ पकड़ रखी है, तो अपने तरफ से खींच के पूरा जोर लगा रहे हो। अब तुम सारे क्या बन चुके हो, एक सिस्टम। मैं क्या हूं, एक सिस्टम। मैं कुछ फोर्स के साथ तुम्हें खींच रहा हूंगा, और तुम कुछ फोर्स के साथ कोशिश कर रहे हो कि मुझे खींचने की, तुम नहीं पा रहे हो, वो अलग बात है, पर तुम कुछ फोर्स के साथ मुझे भी खींचने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम जो अपनी कोशिश वाली फोर्स लगा रहे हो, यू विल ओनली शो दैट फोर्स। आप कभी भी वो फोर्स नहीं दिखाओगे जो फोर्स मैं आप पे लगा रहा हूं। नहीं, मेरी बात समझ में आई? क्या पॉइंट क्लियर है? यू विल ऑलवेज शो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, चाहे वो एक फोर्स हो चाहे मल्टीपल फोर्स हो। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मैंने बोला मुझे हिला के दिखाओ, तो पहले ये छोटू, जिम जाने वाला स्मॉल छोटू इधर आ गया, ये इधर से मुझे इधर खींच रहा है, ठीक है। तब तक परम प्रकाश आके मेरे पैरों में गिर गया, टांगों से खींच लेते हैं, वो उधर लग गया, ये दोनों इधर आ गए, तीन चार ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, और मान लो मैं तब भी हिल नहीं रहा अपनी जगह। मैं अब देखो, नहीं हिलने का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, स्टेट ऑफ नेट फोर्स जीरो। और इसका क्या मतलब होता है, आइदर आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यस और नो? और इन सारे शब्दों को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, आई एम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यस और नो? मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अभी हूं। यस। क्या मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब भी था जब तुम सब मिलकर मेरे में फोर्स लगा रहे थे? क्या फर्क हुआ? अभी क्या मेरे पर अभी कोई फोर्स लग रही है? क्यों नहीं लग रही भाई? लग रही है। अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, वेट फोर्स लग रही है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ये प्लेटफॉर्म मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इन दोनों फोर्सेस का नेट सम कितना होगा? जीरो। इसी वजह से मैं तुम सबके रेस्पेक्ट में किस चीज में हूं? रेस्ट में। और इसके बाद जब तुम सारे मिलकर भी मेरे पे फोर्स लगा रहे हो और तब भी मैं मूव नहीं कर पा रहा, इसका भी मतलब क्या है, इन सारे फोर्सेस का सम फिर से किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। और जब तुम सारे फोर्सेस का सम बना रहे होगे तो कौन सा फोर्स दिखाओगे? जो तुम मेरे पे लगा रहे हो वो, कि जैसे ये लोग मेरे को खींचना चाह रहा है और ये पिटा रहा है, वो कौन सा फोर्स? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जितना मर्जी फोर्स लगा दूं, मान लो इसको 2 मुक्का मार दिया, उसको 6 मुक्का, इधर 3 लात उसे, ये कौन से फोर्सेस है? फोर्सेस एक्टेड बाय द सिस्टम। तो तुम कभी भी अपने इक्वेशन में फोर्सेस एक्टेड बाय द सिस्टम को शो नहीं करोगे, यू विल ओनली शो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन। मैंने बहुत सारे एग्जांपल के साथ सिखाया है, आप कभी इस चीज को मिस्टेक नहीं करोगे। एंड ऑल फोर्सेस को दिखाने के तरीके को ही हम कहते हैं ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम। इसका नाम है, क्या कहते हैं इसको? ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं, बोलो बेटा इसको? ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम, एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड FBD। अगर मैंने कभी भी आपको बोला ड्रॉ FBD, इसका मतलब क्या है? यू हैव टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम और ऑन द बॉडी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। डन बेटा?
नोट करके 2 पॉइंट लिख लो। एनी फोर्सेज एक्टिंग बाय द सिस्टम, एनी फोर्सेज एक्टिंग बाय द सिस्टम, any forces acting by the system should not be included in the FBD. Any forces applied by the system in FBD, any forces acting by the system ठीक है। शो द फोर्सेस एक्टिंग, आप कौन सा फोर्सेस दिखाओगे बोलो बेटा? ऑन द सिस्टम। यू विल नेवर इंक्लूड द फोर्सेस एक्टिंग बाय द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, एक और पॉइंट लिखो उसी में नोट में, सेकंड पॉइंट, यू विल नेवर ड्रॉ द FBD, यू विल नेवर ड्रॉ द FBD, never draw the FBD before deciding the system. You will never draw the FBD before deciding the system. आप कभी भी सिस्टम डिसाइड करने से पहले FBD ड्रॉ नहीं करोगे। ऐसा क्यों नहीं करोगे मेरे बेटा? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? नहीं, इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात है, मैंने आपको पढ़ाया था, आप रिवाइज करके नहीं आते होते हो। फोर्सेस 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी? इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप सिस्टम नहीं डिसाइड करते, आपको यह नहीं पता होता कि कौन सा फोर्स इंटरनल है और कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है। सिस्टम के अंदर लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? इंटरनल फोर्स। और सिस्टम के बाहर लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? एक्सटर्नल फोर्स। तो नीचे इसी में लिखो, क्या लिखा था आपने? नेवर डिसाइड, ड्रॉ द FBD बिफोर डिसाइडिंग द सिस्टम, बिकॉज while drawing FBD, you will only show the external forces. While drawing FBD, you will only show the external forces. You will only show the external forces. आपने कौन सा फोर्स दिखाना है बोलो बेटा? एक्सटर्नल फोर्सेस। और आपको पता है बेटा एक्सटर्नल फोर्स कैसे डिसाइड करते हैं? मैं फिर से बता देता हूं, उसके लिए बता दे रहा हूं, तुम ना लायक हुए, इसमें रिवाइज कर लो, तुम लोग को पढ़ा रखा है। सबसे पहले लेक्चर में ये बात मैंने बताई है, अपनी कॉपी पलट के देखो पीछे, सबसे पहले लेक्चर में लिखाया है। क्या लिखाया है? कैसे पता चलेगा? तो आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। बिना पढ़े आते होते हो यार, मैं तुम्हें पेरेंट्स को बुला के ना भगा दूंगा क्लास से। मेरे को बहुत खिज मचती है बिना पढ़ने वाले बच्चों। देखो अपने पहले पेज पर, देखो सिस्टम के नीचे वही लिखाया है सबसे पहले। सुनो बेटा, तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले सिस्टम पता है आपको क्या होता है? ये मैंने अभी रिवाइज करा दिया। व्हाट इज सिस्टम? कलेक्शन ऑफ बॉडीज। एनी कलेक्शन ऑफ बॉडीज नहीं। कौन सा कलेक्शन ऑफ बॉडीज? जिसकी एक्सेलरेशन आइडेंटिकल हो। मान लो आपने ये एक सिस्टम ले लिया और इसके अंदर 2 ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। इनके बीच में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। स्ट्रिंग के बीच में जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी। और मान लो इस सिस्टम से एक बाहर से फोर्स लग रही है F, एंड दिस इज माई सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया? यू आर फ्री टू चूज द सिस्टम। अगर आपने ए और बी दोनों को सिस्टम मान लिया, तो इस स्ट्रिंग के बीच में जो फोर्स लग रही है, नाउ दिस फोर्स इज माय इंटरनल फोर्स। आपको सबसे पहले पढ़ाया मैंने, लॉज ऑफ मोशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। मैंने सबसे पहले आपको वहां ये पढ़ाया था किसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं और किसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। तो नाउ दिस फोर्स इज माय इंटरनल फोर्स एंड दिस फोर्स इज माय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक फोर्स को हम क्या कहेंगे? इंटरनल फोर्स, और एक फोर्स को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स।
सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। जैसे अभी एक तरफ मैं था और एक तरफ तुम सारे थे, तुम सारे ने अपने आप को दूसरे को पकड़ रखा होगा और तुम सब क्या हो? सिस्टम। तो तुम सब जो आपस में फोर्स लगा रहे हो, दैट फोर्स इज इंटरनल फोर्स। और मैं जिस फोर्स से तुमको खींच रहा हूं, दैट फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स। अगर तुम्हारी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जाएगी तो उसके अंदर केवल कौन सी फोर्स दिखाई जाएगी? वो फोर्स जो मैं तुम पे लगा रहा हूं, वो फोर्स नहीं जो तुम दोनों आपस में लगा रहे हो, तुम सारे आपस में लगा रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार दोबारा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। फाइनली समझो। एक तरफ मैं हूं, मैंने रस्सी से पकड़ रखा है इधर, और एक रस्सी से तुम सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है। ये सुन लो, पहले रस्सी मान लो सबसे आगे इसने पकड़ी होगी, इसके पीछे इसने पकड़ी होगी, एंड सो ऑन, तुम सारे ने पकड़ रखी है। तो रस्सी में इसके और इसके बीच में ही फोर्स लग रही है। मान लो पहले रिदम ने पकड़ी हुई है और उसके पीछे हर्षिता ने पकड़ी हुई है, तो रिदम और हर्षिता भी दूसरे को रस्सी से खींच रही है। मैंने अगर तुम सबको एक सिस्टम बना दिया तो तुम लोग जो आपस में स्ट्रिंग की वजह से फोर्स लगा रहे होगे, दैट फोर्स इज नोन एज इंटरनल फोर्स। लेकिन जिस फोर्स के साथ मैं आपको खींच रहा हूं, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। सो फर्स्ट स्टेप सब याद करो। सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड द सिस्टम। सिस्टम एक बॉडी हो सकता है या मोर देन वन बॉडीज भी हो सकता है। सबसे पहला क्या है? यू हैव टू डिसाइड द सिस्टम। सिस्टम क्या हो सकता है? एक बॉडी भी हो सकता है या मोर देन वन बॉडी भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आफ्टर डिसाइडिंग द सिस्टम, ड्रॉ द फोर्सेस। क्यों? क्योंकि सिस्टम डिसाइड करने के बाद आपने कौन से फोर्सेस बनाने हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस बनाने हैं। इंटरनल फोर्स तो आपने बनाने की सिरदर्दी ही नहीं रखनी है। सो यू हैव टू ओनली ड्रॉ द एक्सटर्नल फोर्सेस। और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा? एक्टिंग ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम? एक्टिंग ऑन द सिस्टम। 3 स्टेप, लास्ट टाइम रिवीजन। द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड द सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? collection of bodies having identical acceleration. After deciding the system, identify internal force and external force. You will only draw the external force. Which external force? Acting on the system or by the system? On the system. अगर सिस्टम पे 10 एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, आप 10 को दिखाओगे कि एक को दिखाओगे? 10 को दिखाओगे। एक गोबर कहीं का, अभी बताया ना, 10 फोर्स लग रही है तो कितने दिखाएंगे? 10 दिखाएंगे। शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। शो ऑल भाई, ऑल। तो अगर बॉडी पे 10 फोर्सेस लग रही हो तो कितने फोर्सेस दिखाओगे? 10। चौधरी बन रहा था, सर 1 लगा लें। तो अगर बॉडी में कितनी फोर्स लग रही होगी? 10। तो कितने फोर्सेस बनाएंगे? 10। कौन सा? ऑन द वायर, ऑन द। अगर उस सिस्टम के अंदर में इंटरनल 100 फोर्सेस, 100 फोर्सेस लग रहे होंगे, कितने दिखाएंगे? एक भी नहीं। अगर सिस्टम के अंदर में 100 इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, कितने फोर्सेस दिखाएंगे? एक भी नहीं, क्योंकि हमने केवल कौन सी फोर्सेस दिखानी है? एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर सिस्टम ने दूसरे के ऊपर 3 फोर्सेस लगाई होगी, हम कितने दिखाएंगे? अगर सिस्टम ने दूसरे सिस्टम पे 3 फोर्सेस लगाई होगी, कितने दिखाएंगे? 0, क्योंकि इट इज द फोर्सेस एक्टिंग बाय द सिस्टम। और केवल रटना नहीं है ना भाई, समझना भी तो है। इट इज फोर्सेस एक्टिंग बाय द सिस्टम एंड यू विल नेवर शो द फोर्सेस एक्टिंग। भाई इंग्लिश का टर्म केवल याद नहीं करना फिजिक्स में, आपको उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। यस और नो? मैंने अभी एग्जांपल देके बोला था ना कि तुम लोग मुझे खींच रहे हो और मैं तुम्हें पीट रहा हूं। तुम्हारे पीटने वाली कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इट इज फोर्सेस एक्टिंग बाय द सिस्टम। लेकिन तुम मेरे पे जितनी भी फोर्स लगा रहे हो वो सब इंक्लूड होगा, क्योंकि दैट इज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अभी नहीं क्लियर है? बताओ भाई, वन फोर्स की ऑल फोर्स? ऑल फोर्स। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे? अभी हमने क्या किया? हमने पहले कुछ कलेक्शन ऑफ बॉडीज थी, सोच के देखो, कुछ कलेक्शन ऑफ बॉडीज थी, हमने सबसे पहले सिस्टम डिसाइड कर दिया, फोर्सेस बना दी। अब क्या चेक करोगे? स्टेट ऑफ द बॉडी। अरे इक्वेशन तो तभी बनाओगे जब तुम क्या चेक करोगे? स्टेट ऑफ द बॉडी। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? थर्ड और फोर्थ, वॉट एवर इट इज द
check the state of the body. क्या बातें हो सकती हैं? दो बातें हो सकती हैं यार। इतने सारे फोर्सेस लगने की वजह से बॉडी का क्या स्टेट रहा होगा? या तो बॉडी रेस्ट में रही होगी, या इतने सारे फोर्सेस लगने की वजह से बेचारी बॉडी मोशन में होगी। अब मोशन कैसा होगा? दो तरीके का। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म या फिर एक्सेलरेटेड। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, लिखना बाद में। तो अब स्टेट ऑफ बॉडी कैसा कैसा होगा? स्टेट ऑफ बॉडी कब चेक करेंगे? सारे फोर्सेस को बनाने के बाद। नहीं, मेरी बात समझ में आई? पहले नहीं स्टेट चेक कर लेना है, पहले क्या करना है? सारे फोर्सेस बनानी है। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? न्यूटन ने बोला F इज इक्वल टू एम। ये F एक फोर्स है कि ये नेट फोर्स है? नेट फोर्स है। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? सारे फोर्सेस। अब सारे फोर्सेस की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और अगर सारे फोर्सेस का सम जीरो नहीं होगा तो बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। हाँ ना बोलो यार, है ना? तो हम बॉडी का स्टेट कब चेक करेंगे? उसके सारे फोर्सेस बनाने के बाद। अगर बॉडी है तो बॉडी, सिस्टम है तो सिस्टम। क्या क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर क्या हो सकता है? बोलो बेटा। स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब सीधा सीधा क्या होगा? फोर्स नेट जीरो। यस और नो? और बॉडी किस चीज में होगी? स्टैटिक। सब कुछ पढ़ा रखा है भाई कॉपी में, अगर हम मिस्टेक करोगे थप्पड़ पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? बॉडी किस चीज में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। यस और नो? नहीं, कॉपी पलट के देखो। स्टेट ऑफ मोशन कैसा कैसा? दो। पहला कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का फिर से मतलब क्या होगा? फोर्स नेट की वैल्यू फिर से क्या हो गई है? बोलो, जीरो हो चुकी है। या फिर क्या हो सकता है? बोलो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका मतलब क्या होगा? फोर्स नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो यस और नो? नहीं, बात क्लियर हुई? हमने सबसे पहले क्या किया? फटाफट जल्दी से रिवाइज करो। सबसे पहले क्या किया? सिस्टम। सिस्टम के बाद फोर्सेस। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल। और सिस्टम पे ऑन द की बाय द। फिर सारे फोर्सेस बनाने के बाद क्या चेक करेंगे? स्टेट ऑफ द बॉडी। कैसी कैसी स्टेट हो सकती है? रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और अगर बॉडी मोशन में होगी तो फिर चेक करेंगे कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि एक्सीलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का फिर से मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। और इसका मतलब भी क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पढ़ा रखा है मैंने आपको पहले भी। इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। इतनी बात क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। डन बेटा? एक बार फिर से मैं इन सारी बातों को बता देता हूं। इसका मतलब समझ लो फिर से, ध्यान ध्यान से देखो। नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब मैंने आपको सिखा रखा है, क्या होगा? नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो। क्या फोर्स को इकट्ठे देखेंगे कि हर एक्सिस पे चेक करेंगे? हर एक्सिस पे चेक करेंगे। यस और नो?
हमने ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट क्यों सीखा था कि अगर फोर्स हमारे एक्स वाई पे लाई नहीं करे तो हम उसके क्या ब्रेक कर दें, कंपोनेंट। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू 0 एंड नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस की वैल्यू 0। कई बार ऐसा हो सकता है कि बॉडी वाई एक्सिस पे मूव ना करे लेकिन एक्स एक्सिस पे मूव कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं यहां से वॉक करता हुआ जा रहा हूं या फिर मेरे को एक रस्सी से बांधकर ये मुझे उधर खींच रहा है। ये कौन सा एक्सिस होगा, मान लेते दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। मेरा मोशन कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। मेरा मोशन वाई एक्सिस पे कितना है, 0। तो वहां पर तब तुम ये लिख लोगे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना है, 0। नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस कितना है, 0। नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग 0 नहीं है। तो अगर नेट फोर्स 0 हो तो आपने ये चेक करना है कि नेट फोर्स एक्स के अलोंग 0 है, वाई के अलोंग 0 है कि जेड के अलोंग 0। जरूरी नहीं है कि अगर एक्स पे 0 होगा तो हर जगह 0 हो। क्या मेरा एग्जांपल समझ में नहीं आया? मान लो मैं एक रस्सी से एक ब्लॉक को बांध के ऊपर की तरफ ऐसे लेके जा रहा हूं, एक्सेलरेटेड मोशन में लेके जा रहा हूं। क्या ये ब्लॉक रेस्ट में है कि मोशन में है? किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ब्लॉक किस चीज में है, रेस्ट पे है। जेड एक्सिस पे ब्लॉक किस चीज में है, रेस्ट पे है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस 0, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस इक्वेशन को आप केवल एक एक्सिस के लिए लिखोगे ऐसा नहीं है, यू विल अप्लाई फॉर all the 3 axes and same goes when you will write it। ये किसकी कंडीशन थी बोलो बेटा, रेस्ट की या यूनिफॉर्म? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन मैथमेटिकली सेम ही बात होती है। और एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन, जिसको हम क्या कहते होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर क्या लिखते हैं बोलो बेटा, फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो यस और नो। तो अब इसमें इक्वेशन किसके किसके अलोंग, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस mass into acceleration along y-axis, net force along z-axis, mass into acceleration along z-axis। बात समझ में आ रही है? क्या इन दोनों में से कोई एक सही और दूसरा सही हो सकता है? कहने का मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि नेट फोर्स along x-axis 0 हो लेकिन नेट फोर्स along y-axis ये लग रही हो इक्वेशन? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है? यही, ये देखो एग्जांपल पेन का, इसके एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 लेकिन वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन है। तो इसमें क्या इक्वेशन लिखोगे, एक्स के लिए ये और वाई के लिए ये। तो यू विल अप्लाई द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स। आप 3D में इकट्ठे इक्वेशन नहीं लिखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो मैं इस पेन को ऐसे मूव करा रहा हूं, ऐसे लेके जा रहा हूं जेड की तरफ, तो इसके नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और जेड में क्या इक्वेशन लिखोगे, फोर्स अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू मास ऑफ दिस मार्कर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि सर आपने बोला था एक्स पे 0 है तब तो सब पे 0 होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो एक स्ट्रेट रोड पे कार मूव करते हुए जा रही एंड लेट दैट एक्सिस इज एक्स एक्सिस, और वो कार एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करते हुए जा रही है, तो एक्स के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वाई के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ नेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो कार हवा में नहीं उड़ रही। जेड के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ जेड इज इक्वल टू 0। नहीं, मेरी बात क्लियर हुई? ये तो नो,
तो ये चीज, इसको फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लो। फिर आपको मैं कुछ बेसिक फोर्सेस सिखाता हूं। आज और कल की क्लास में इक्वेशंस आप बहुत अच्छे सीखोगे, फिर कल आपको लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी दूंगा। आज ही दे देता हूं, कुछ क्वेश्चंस तो कर ही ले सकते हो तुम। बाद में डन बेटा। रब कर दूं। अब आ जाओ, लिखो फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैं आपको फोर्सेस वाली बात बता दूं, आपको पता हो कौन कौन सी फोर्स लग सकती है मैकेनिक्स में, और ये चीज सिखाऊंगा, और फिर आपको इससे इक्वेशंस भी बनाना सिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास और कल की क्लास, इससे बहुत बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी होने वाली है, तो ध्यान से देखना। लेट अस डिस्कस फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैं क्यों सिखा रहा हूं फोर्सेस इन मैकेनिक्स? क्योंकि अगर आपको फोर्स ही नहीं पता होगी तो आप इक्वेशन ही नहीं बना सकते। तो आपको सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? फोर्सेस। तो फोर्सेस एंड मैकेनिक्स, बताओ कौन कौन सी फोर्स मिलेगी। सबसे पहली फोर्स का नाम क्या है? वेट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेकेंड फोर्स इज माय नॉर्मल रिएक्शन। मैंने सबसे शुरू में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको एक बार बताया भी था। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज माय कॉन्टैक्ट फोर्स। द थर्ड फोर्स इज टेंशन फोर्स। The fourth is spring force, and the fifth is frictional force. फ्रिक्शन तो आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, तो हम एक एक करके सारे फोर्सेस की डिस्कशन करेंगे, एक एक करके सारे फोर्सेस की डिस्कशन करेंगे। मुझे वेट फोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप वैसे फोर्सेस के बारे में सीख लो। आप कभी फ्यूचर में फोर्सेस पे कोई भी कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है? कभी भी आप फोर्सेस पर कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं करोगे। आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी फोर्स के बारे में बात आए, आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। अगर वो तीन बातें आपको पता है तो इसका मतलब है आपको उस फोर्स की हर एक इंफॉर्मेशन। क्या है वो तीन बातें? पहली बात है कि वो फोर्स कहां लगेगी। पहली बात क्या है बोलो बेटा? वो फोर्स कहां लगेगी। कहां लगने का मतलब ये होता है अंडर व्हाट कंडीशन द फोर्स विल एक्ट। अंडर व्हाट कंडीशन द फोर्स विल एक्ट। वो क्या सिचुएशन होगी जहां वेट फोर्स लगेगी, या वो क्या सिचुएशन होगी जहां नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एंड टेंशन एंड स्प्रिंग और फ्रिक्शन। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? फोर्स कहां लगे। कहां लगेगा मतलब क्या होता है? ये 3K रूल है। 3K रूल। फर्स्ट के का मतलब क्या हो गया बोलो बेटा? फोर्स कहां लगेगी। हिंदी में याद रखोगे, इंग्लिश में मतलब समझ आएगा। कहां लगेगा मतलब इन व्हाट कंडीशन द फोर्स विल एक्ट। कहां लगेगा मतलब यह नहीं कि फोर्स किस जगह पे लगेगी, ये उस कंडीशन की बात है। इन व्हाट कंडीशन द फोर्स विल एक्ट। दूसरी चीज, दूसरे के का मतलब किधर लगेगी। किधर लगेगी का मतलब बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कहां लग, पहले किस कंडीशन में लगेगी ये पता होना चाहिए। किधर लगेगी का मतलब फोर्स की
क्या डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड द थर्ड पॉइंट, थर्ड के इज कितनी लगेगी, कितनी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर आपको ये तीनों बातें क्लियर है तो आपको हर एक फोर्स की सारी बात क्लियर है। वो कोई फोर्स आए आपको, चाहे वो मैकेनिक्स में आए, चाहे वो फिजिक्स के किसी ब्रांच में आए, तो चाहे आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आए, कहीं भी आए, अगर आपको ये तीन बातें पता है तो आपको उस फोर्स के बारे में सारी बात पता है। और अगर आपको ये तीन बातें पता नहीं है तो आपको उस फोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, बोलो बेटा, वेट। और तुम पाओगे कि तुमने जो फोर्सेस अपने पास्ट में कहीं भी पढ़ रखा है, अगर आप इन सारे चीजों का आंसर करने में केपेबल हो तो आपको वो फोर्स की क्लैरिटी होगी। और अगर आप इनमें से हर चीज का आंसर नहीं कर पा रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो अपने को पता ही नहीं है कि फोर्स में ये चीजें होनी चाहिए। तो ये हर फोर्स के लिए वैलिड है। मैं एक एक करके वेट फोर्स के लिए डिस्कस करता हूं। सबसे पहले वेट फोर्स कब लगती है, जब कभी भी कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो वेट फोर्स लगेगी। ऐसा नहीं है कहीं वेट फोर्स लगेगी। कब लगती है वेट फोर्स, अगर वो बॉडी कहां हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में। ये कहने का क्या मतलब है, आप किसी बॉडी को स्पेस में ले जाओ, आपने बहुत बार सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि उस स्पेस में बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती। स्पेस का मतलब वहां नहीं जहां ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां जहां कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। हमारे ऊपर अभी वेट फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएं तो हम पे वेट फोर्स नहीं लगेगा। मान लो छोटू को मून पे ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। इसका क्या, सबका कम हो जाएगा। हम सारे मोटे लोग मून पे जाके अपना वेट तय कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, वहां हमारा वेट कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया, हम पतले हो गए, नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड वीकर हो गई। तो वेट फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वेट फोर्स कहां लगेगी, मैं अपने आप में लिख रहा हूं, कहां लगेगी, वेयर एवर देयर इज ग्रेविटेशनल फील्ड। कहां लगेगी, बोलो बेटा, वेयर एवर देयर इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो उस हर एक जगह पर क्या लग रही होगी, बोलो बेटा, वेट फोर्स लग रही होगी। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज किधर लगेगी, अब हम केवल अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कहां लगती है, अर्थ के सेंटर की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हो। कई बच्चे इसको डाउनवर्ड कहते हैं, बेटा यहां से देख के ये डाउनवर्ड लग रहा है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द डाउनवर्ड। अर्थ किसी बॉडी को कहां खींचता है, अपने सेंटर की तरफ। यस और नो, अरे यार ये है अर्थ, और मान लो यहां कहीं अपनी क्लासरूम है, तो डाउनवर्ड को तो कायदे से हमें गिर जाना चाहिए था। हम क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि अर्थ ने हमें कहां खींच रखा है, अपने सेंटर की तरफ। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, towards the center of earth। और द थर्ड पॉइंट, कितनी लगती है, कितनी लगती है बोलो बेटा, यम जी 9.8 एक्सेलरेशन है, गधेड़ी। 9.8 इज एक्सेलरेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। वॉट एवर इट इज फोर्स, इट इज नॉट एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स मिल जाती है यार। न्यूटन ने सिखाया हमें, क्या सिखाया है, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और किसी भी वेट फोर्स में हो तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg, mg इज द मैग्नीट्यूड, mg इज द मैग्नीट्यूड, वेयर m इज मास ऑफ बॉडी। नहीं ले रहे है ना, और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप वेट फोर्स के बारे में सोच के देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पता नहीं है। वेट फोर्स का आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्स की तरफ।
1 to 15 आज का होमवर्क है। तुम लोग डीपीपी वाले डिस्कशन वाले दिन जो लोग एब्सेंट होते हो ना, इसका बहुत ही सिंपल मतलब है तुम डीपीपी सॉल्व करते नहीं हो। पढ़ो भी। हो गया बेटा वेट फोर्स, चलो नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट कौन सा फोर्स आता है बोलो बेटा हमारे पास? जल्दी लिखा करो, बातें करोगे तो ऐसे ही होगा। कितने लोगों ने लिख लिया भाई? नेक्स्ट देखो सेकंड फोर्स कौन सा है बेटा मेरे पास, ये बहुत ध्यान समझना, आपने इसके बारे में पढ़ा कम होगा। अगर आपको इसके कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगी। कॉन्सेंट्रेट करो। द सेकंड फोर्स इज माय नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स। द सेकंड फोर्स इज माय नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत ध्यान से सुनना, सबको ध्यान से सुनना बेटा। यहां बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं। फिर से तीन बातें। सबसे पहले क्या है, ये फोर्स कहां लगेगी? अगर आप इसके नाम को देखो तो इसका नाम दो है, या तो नॉर्मल रिएक्शन है और ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन या फिर क्या है इसका, कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी भी दो बॉडी के बीच में कभी भी कॉन्टैक्ट हो तो इसका मतलब है वहां नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी दो बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं। इस पेन को अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे आ रहा है ना, क्यों नीचे आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कहां लग रही थी इसको, डाउनवर्ड फोर्स, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींच रही थी, डाउनवर्ड खींच रही थी। लेकिन जब इसको मैंने अपने हाथ में रख दिया तो ये नीचे नहीं आ रहा। क्या इस पे वेट फोर्स लगना बंद हो गया है? क्योंकि वेट फोर्स तो लगना बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं बंद हो सकता? क्योंकि यहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इसको कायदे से तो नीचे आना चाहिए था। फिर कोई तो है, कोई फोर्स है, कोई नहीं, कोई फोर्स है जो इसको नीचे आने से रोक रहा है। वो कौन है? मेरे हैंड और इस पेन के बीच का कॉन्टैक्ट। मेरे हैंड और इस पेन के बीच का कॉन्टैक्ट। जहां भी कोई दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होगा वहां पर क्या लगनी शुरू हो जाएगी, कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन लगनी शुरू हो जाएगी। तो पहला पॉइंट का मतलब आपको पता चल गया है, क्या है? whenever there is contact between two surfaces, wherever there is contact between two surfaces, अगर कभी भी दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तो देयर मस्ट बी सम नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ बुक में इसको एन से डिनोट करते हैं, कुछ बुक में इसको आर से डिनोट करते हैं। मैं एन से प्रेफर करता हूं, ठीक है? आप एन या आर दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हो। सम ऑफ द बुक्स इसको क्या यूज करता है बोलो बेटा, एन। कुछ बुक्स क्या यूज करता है, आर। मैं क्या यूज करता हूं, एन। मेरी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस आर हो सकती है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, तो मेरे एन पे बुरा मत मानना। तो whenever there is contact between two surfaces, ये तो बात हो गई।
अब सेकंड बात आती है, अच्छा एक बात ये याद रखो, किसी बॉडी पे जितने कॉन्टैक्ट होंगे उस पे उतनी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। सो इसी में एक बात है, नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स is equal to number of surfaces in contact. Number of normal reaction force is equal to number of surfaces in contact. अच्छा भाई जरा मुझे बताओ, मेरे पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी? अभी मैं एक सिस्टम हूं, मेरे पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी? मैं एक टांग से हूं, दो टांग है भाई मेरी कितने सर्फेसेस कांटेक्ट में है? दो। अब एक। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरे इस सर्फेस में भी कांटेक्ट है और इस सर्फेस में कांटेक्ट है। अब तीन, अब चार। हरी बात समझ? अब चार, एक दो तीन चार। कितने सर्फेसेस कांटेक्ट में? चार। जितने सरफेस कांटेक्ट में होंगे उतने ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब यहां एक ही होगा, दो कार में थोड़ी फंसा रखा है यार, एक ही कार में बता रखा है। दो, दो चार, दो छह, देखिए सात। नंबर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। एक और छोटी सी बात, अगर कॉन्टैक्ट सरफेस चेंज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। तो इसमें एक और पॉइंट क्या है, इफ contact surface will be different, normal reaction will be different. बोलो, पूरी बात क्लियर है? अगर कॉन्टैक्ट सरफेस भी डिफरेंट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पहले पॉइंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड क्या था बोलो बेटा? किधर लगेगी? आ जाओ, देखो इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीखनी है। मान लो मैं छोटू के कंधे पे हाथ देके खड़ा हूं, कौन किसके कांटेक्ट में? अब वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। फिर अगर मैं छोटू के कंधे पे हाथ देके खड़ा हूं तो करीब मैं उसके कांटेक्ट में हूं और वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। हम दोनों दूसरे के कांटेक्ट में। अरे यार, कांटेक्ट कभी एक अकेले का हो ही नहीं सकता, ये शादी की तरह है, दोनों की होती है, एक की थोड़ी हो सकती है। अब मेरी शादी जिससे हुई है उसकी भी तो मेरे से हुई है, तो अगर मैं इसके कांटेक्ट में हूं तो ये भी तो मेरे कांटेक्ट में है। हाँ ना, बोलो यार। तो अब सवाल ये है कि नॉर्मल रिएक्शन बनाना किस पर है? नहीं, मेरी बात समझ में आई? देखो जरा सा, मान लो ये एक टेबल है, ये एक टेबल है और इस टेबल पे ये एक ब्लॉक रखा हुआ, तो यहां पे दोनों के बीच में कांटेक्ट है। बोलो यस और नो? तो ये ब्लॉक भी टेबल के कांटेक्ट में है, तो ये टेबल भी ब्लॉक के कांटेक्ट में है। ऐसा कैसे नहीं, केवल ब्लॉक टेबल के कांटेक्ट में? नो। टेबल ब्लॉक के कांटेक्ट में? नो। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में। नॉर्मल रिएक्शन किसका बनाना है? तो ये हां, जिसकी मुझे इक्वेशन बनानी है। और हम इक्वेशन किसकी बनाते हैं? सिस्टम की। तो अगर तुमने ब्लॉक ए को सिस्टम माना तो फोर्स किस पे दिखाओगे? ए पे। ए पे लगने वाला कि ए जो लगा रहा होगा वो? ए पे लगने वाला। टेबल की डिस्कशन करनी है तो टेबल का नॉर्मल रिएक्शन और टेबल जो लगा रहा है वो कि जो टेबल पे लग रहा है, जो टेबल पे
लग रहा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी चीज को हम कई बार फिजिक्स में कहते हैं बॉडी ऑफ आवर डिस्कशन। क्या कहते हैं बेटा हम? बॉडी ऑफ आवर डिस्कशन। इसका मतलब क्या होता है? हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कई बार टेस्ट के रिजल्ट के बाद आके मैं कहता हूं तो सबके मार्क्स बहुत बुरे थे, तो कोई दो चार ऑफेंडेड मान जाता है मेरे तो ठीक थे। तो अगर मैंने स्पेसिफिकली बोला कि भाई तेरे बहुत बुरे थे, ही इज बॉडी ऑफ आवर डिस्कशन। सिमिलरली अगर मैं जिस ब्लॉक का फोर्स बनाने में इंटरेस्टेड हूं, दैट इज बॉडी ऑफ आवर डिस्कशन। नहीं मेरी बात समझ में आएगी? अब दो बातें देखो, इसका इसका पहला नाम नॉर्मल भी तो है ना, तो इसकी डायरेक्शन में याद रखो, इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहां लगेगा बोलो बेटा? इट विल always act perpendicular to the surface of contact। रुक जाओ, स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई है, तुम छापने लग जाते हो। अरे समझो यार बात को, लिख के क्या मिलेगा? कुछ नहीं, यहां लिखो सब याद रहेगा। इट इज ऑलवेज एक्ट, इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, इस सरफेस पे दो परपेंडिकुलर, एक ऊपर भी बन सकता है और एक ही परपेंडिकुलर होता है क्या यार? इस सरफेस पे ए भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, फिर सवाल है किसको लेंगे? नहीं मेरी बात समझ में आई? अरे यार ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, अब मेरे पेन और फिंगर दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, तो इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर नीचे बन सकता है और एक परपेंडिकुलर ऊपर बन सकता है। तो केवल परपेंडिकुलर बोलने से स्टेटमेंट पूरी है कि अधूरी है? अधूरी है। तो कौन सा वाला परपेंडिकुलर लेंगे? तो ये डिपेंड करेगा हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो लिखेंगे इसके बाद क्या? इट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ आवर डिस्कशन। टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ आवर डिस्कशन। रुक जाओ जरा, अगर ये ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन N1 है तो नीचे वाला भी नॉर्मल रिएक्शन N1 ही होगा। ये कैसे? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फोर्स कभी अकेला नहीं होता, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये N1 कौन सा है? ये देखो टुवर्ड्स वाला बनाना है। N1 किसके टुवर्ड्स है? ए के टुवर्ड्स है कि टेबल के टुवर्ड्स है? ए के टुवर्ड्स। ये देखो ना, अगर ऐसे लग रहा है ये टेबल से दूर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? ए की तरफ। और ये किसकी तरफ आ रहा है? टेबल की तरफ। तो N1 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू टेबल। और ये N1 कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू ए। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्की बात है? तो ऊपर वाला बनाना है कि नीचे वाला? गधों की फौज मैंने इकट्ठा कर रखी है, कौन सा बनाना है? डिपेंड करता है किसकी बात कर रहे हैं। अगर ए की बात करेंगे तो, अगर टेबल की बात करेंगे तो नीचे वाला। नहीं मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लेता हूं, फटाफट इसको छापो फिर। नहीं आया?
लिखो लिखो शर्मा जी, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है यार, तसल्ली से पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन में। अभी तो और भी कई फोर्सेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका कंसेप्ट क्लियर होना, पता है, नहीं तो बच्चे को नॉर्मल रिएक्शन कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। बस बना होता है परपेंडिकुलर, टीचर को देख देख के इधर उधर परपेंडिकुलर, बिल्कुल पता होना चाहिए यार किस पे बना रहे हैं, किधर बना रहे हैं। ठीक है, टीचर बना नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नाम होगा नॉर्मल, खींच देते इधर। हो गया? अच्छा आओ कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, उससे थोड़े कंसेप्ट की क्लैरिटी और हो जाएगी हमारा। देखना बेटा, कॉन्सेंट्रेट करना। मान लो ये एक कोई सरफेस है कांटेक्ट का, और इधर एक दूसरा कांटेक्ट का सरफेस है। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। और यहां मान लो मैंने दो ब्लॉक्स रख दिए, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। अभी मैं केवल नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया हाउ मेनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से एक एक कितने सरफेसेस कांटेक्ट में है। तो पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, तीसरा सरफेस। कितने सरफेस कांटेक्ट में? 3। तो कितने नॉर्मल रिएक्शन? 3। तीनों सरफेसेस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो नॉर्मल रिएक्शन भी तीनों अलग अलग। अब ये वॉल इस बॉडी पर इधर बनाओ नॉर्मल रिएक्शन की, इधर बनाओ, इधर, क्योंकि इधर बनाना है टुवर्ड्स द बॉडी। इसका नाम क्या रख दिया मैंने? N1। फिर ये ग्राउंड ए पर किधर लगाएगा? इधर। कितना? N2। और बी ए पर लगाएगा नहीं लगाएगा? N3। ये किस पे नॉर्मल रिएक्शन बन गई? ए पर। क्यों मैंने ए का क्यों बनाया? क्योंकि हमारी बॉडी ऑफ डिस्कशन ए है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो बी बोला मेरा भी बनाओ। ठीक है भाई, आपका भी बनेगा। बी के कितने सर्फेसेस कांटेक्ट में? 2। N1 N2 N3 हो चुका, तो यहां क्या लगेगा बोलो बेटा? N4। अब ध्यान देना, बी ने ए पर N3 लगाया तो ए बी पर N3 ही लगाएगा, यहां नंबरिंग चेंज नहीं करेंगे। यस और नो? सिमिलरली अगर मेरे को वॉल पे पूछा जाता तो इधर क्या बनता? N1। अगर ग्राउंड पे उधर तो नीचे क्या बनता? N2। अगर वॉल ने ब्लॉक पर फोर्स N1 लगाया तो ब्लॉक वॉल पर भी फोर्स N1 लगाएगा। अगर ग्राउंड ए पर फोर्स N2 लगाया तो N2 लगाएगा। तो बी ने ए पर फोर्स अगर N3 लगाया तो ए भी बी पर फोर्स N3 लगाएगा। नोट डाउन करो। सेम क्यों नहीं होता? भाई मैंने लिखाया है, यहां पढ़ो। इफ कॉन्टैक्ट सरफेस विल चेंज, नॉर्मल रिएक्शन विल बी डिफरेंट। कॉन्टैक्ट सरफेस सेम थोड़ी है भाई। यहां मेरे पैर और ग्राउंड का कंट्रोल कॉन्टैक्ट है, और यहां मेरे बैक और ग्राउंड का कॉन्टैक्ट है। दोनों सरफेस सेम है क्या? फिर डाउट? एक और एग्जांपल करते हैं, फिर नॉर्मल रिएक्शन की पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी। फिर 2 एग्जांपल कर लेते हैं तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। डन बेटा? अब ध्यान से देखो, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो ना? समझ चुके हो आप इंक्लाइंड प्लेन? लेट दिस इंक्लाइंड प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा ओवर हियर, और इसके ऊपर लाके मैंने एक ब्लॉक ऐसे रख दी। क्या इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन यस लगेगी? क्यों लगेगी? दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ इंक्लाइंड वेज। ये है मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनेगा? पहले ए पर बनाना है कि वेज पे बनाना है? इस पे कई बच्चा मैंने देखा है, मैं डाउट गलती बता देता हूं, ऐसे बना देता है, कहता ऊपर बनना। नहीं,
इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कहीं लिखा कि नहीं? परपेंडिकुलर टू द surface of contact. Now, what is the surface of contact? This red line is the, तो इसका perpendicular normal reaction। नहीं, मेरी बात समझ में आई है ना? ऐसा नहीं perpendicular बना देना है, it is always perpendicular to the surface of contact। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। मान लो ऐसा कोई प्लेन है और इसमें ये एक बॉल, ऐसे सर्कुलर बॉल यहां लाके रखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों लाइंस को ऐसे ये टच करता हुआ जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अभी मैं केवल बॉल की बात कर रहा हूं, ये ए बॉल की बात कर रहा हूं। क्या ये इस ए बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी? कितनी? तो किधर? ये मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, ये मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, N1 N2 मैंने अलग अलग बनाया है, बट याद रखना बोथ विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, ये दोनों इसके कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। एक और एग्जांपल देखो, ये मान लो ऐसा कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे एक रॉड रखा हुआ है। कॉन्सेंट्रेट करो इधर, बात समझ में आ रही है? इस ब्लॉक का नाम ए है, डंडे का नाम बी है। पहले ए की बात करता हूं, ए पे नॉर्मल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बोलो यार, एक ही दो। तो पहले ग्राउंड ए पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, लेट दिस इज N1। दूसरा कौन लगाएगा? बी लगाएगा ए पर। नाउ दिस इज माय कॉन्टैक्ट सरफेस, ये ऐसे कोने से आएगा। अरे बोलो यार, पक्की बात है? बी पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। पहला ऐसा लगा नॉर्मल रिएक्शन ना, नो, परपेंडिकुलर, सीधा लगेगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कई लोग प्यार में ना बी इधर झुका हुआ है तो नॉर्मल भी ऐसा लगे। आपने हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस को अंडरलाइन करना है। तुम नोटिस करो, मैं हर जगह पे कॉन्टैक्ट सरफेस को क्या करता हूं? अंडरलाइन, सो दैट उस अंडरलाइन के लाइन के ऊपर क्या बनाओ? परपेंडिकुलर, है ना? ये नहीं कि बी झुक गया नॉर्मल रिएक्शन से झुक जाएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एक और लगेगी, एक और लगेगी। कौन लगाएगा? ए। किस पर? बी पर। किधर? कितना? N2, क्योंकि बी ने ए पर N2 लगाया तो ए भी बी पर N2 लगाए। क्या पूरी बात क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप नोट डाउन करो, आपने डीबी में 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 to 15 क्वेश्चन डीबी में सॉल्व करके लेकर आना है। बिना सॉल्व किए कोई क्लास में नहीं आएगा।